कलयुग की उस भयानक घटना की पृष्ठभूमि। महाभारत युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र का युद्ध जब चरम पर था, तो युद्ध के हर क्षण ने मानवता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। युद्ध के भीषण माहौल में जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी, वहीं एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए काला धब्बा छोड़ दिया। वो घटना थी द्रौपदी का वस्त्रहरण, जिसे आज भी लोग केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे कारण और परतें अधिकांश लोग नहीं जानते। द्रौपदी, जिसे पांडवों की धर्मपत्नी और भारतीय महिला शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उस दिन केवल अपने सम्मान को नहीं खोई थी, बल्कि एक सशक्त संदेश भी समाज को देना चाह रही थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस घटना के बाद द्रौपदी ने कर्ण से मिलने का निर्णय क्यों किया था? ज्यादातर लोग इसे केवल संयोग या व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम मानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। कर्ण, एक असामान्य व्यक्तित्व। कर्ण, जो कि सूर्यवंशी कुल का पुत्र था, लेकिन अपने असमय जन्म और समाज की पाखंडपूर्ण मानसिकता के कारण हमेशा एक अलग छवि में रहे। उन्हें समाज ने हर जगह नीचा आंका, केवल उनके जन्म स्थान और सामाजिक स्थिति के कारण। परंतु कर्ण में ऐसी शक्ति और वीरता थी जिसने उन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। कर्ण की पृष्ठभूमि भी बेहद दर्दनाक थी। वे स्वयं को कर्णमय समझते थे। सूर्यपुत्र होने के बावजूद समाज के नियमों ने उन्हें हमेशा वंचित रखा। उनकी यही पीड़ा और संघर्ष उन्हें एक ऐसे योद्धा में तब्दील कर गया था जो केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते थे और न्याय की परिभाषा को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। द्रौपदी का अपमान, एक दुखद दृश्य। वस्त्रहरण का वो पल जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। जब द्रौपदी ने सभा में खड़े होकर कौरवों के सामूहिक अपमान का सामना किया, उस समय उनके चेहरे पर केवल आक्रोश ही नहीं, बल्कि गहरा दर्द भी था। पांडवों के साथ उनका ये साझा दर्द और समाज का सामूहिक पाखंड ने उन्हें अंदर से और भी सशक्त बना दिया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही था, आखिरकार द्रौपदी के मन में कौन से विचार चल रहे थे? क्या ये केवल व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध था, या फिर उनके मन में कोई गहरा उद्देश्य था जिसे वे पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ पूरा करना चाहती थी? अध्याय 4, कर्ण से मिलने का निर्णय, एक अद्भुत पहल। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तो उन्होंने केवल रोना या चिल्लाना नहीं चुना, उन्होंने गहराई से सोचा। समाज, धर्म, राजनीति, इन सब का जोड़ उन्होंने अपने मन में एक सूत्र के रूप में पिरोया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि कर्ण जैसे व्यक्ति को समझना और उनसे मिलना उनके उद्देश्य को साकार करने का पहला कदम होगा। कर्ण, जो धर्म और न्याय के बीच फंसे थे, द्रौपदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आए जो अपने आप में एक मिसाल थे। उन्होंने सोचा, यदि वे कर्ण के मन को समझ पाएंगे तो समाज के अन्याय को भी समझ सकेंगे। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे कर्ण से मिलेंगी। ये निर्णय केवल भावनात्मक प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि एक गूढ़ राजनीतिक और सामाजिक रणनीति का हिस्सा था। द्रौपदी का भीतर का संघर्ष, आत्मा की गहराई से उठती आवाज। वो क्षण जब द्रौपदी का अपमान हुआ, वो केवल एक सार्वजनिक अपमान नहीं था। उसके भीतर की हर भावना एक तूफान की तरह उभर रही थी। हर एक आंसू में एक सवाल था कि क्यों, मैं कौन हूं जिसे इस प्रकार अपमानित किया जा रहा है। द्रौपदी की आत्मा उस समय दो भागों में बंटी थी। एक हिस्सा तो ये मान रहा था कि पांडव भाइयों की असहायता की पीड़ा ने उन्हें कमजोर बना दिया, और दूसरा हिस्सा ये विश्वास कर रहा था कि ये अन्याय अब और सहन नहीं किया जा सकता। परंतु गहरे अंदर द्रौपदी ने अपने दिल से एक आवाज सुनी। वो आवाज थी कि ये केवल मेरा अपमान नहीं है, ये हर उस महिला का अपमान है जिसकी आवाज को समाज ने दबा दिया। ये केवल मेरे परिवार का दुख नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का कलंक है। इस भीतर की पीड़ा ने उन्हें निष्क्रिय नहीं रहने दिया। उनका हृदय भर आया था ऐसे निर्णय लेने से जो न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश बन जाए। उन्होंने महसूस किया कि केवल रोना या चिल्लाना उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जाएगा। उन्हें कर्ण से मिलने की आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने स्वयं सामाजिक पाखंड का अनुभव किया था, जिसने कभी अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं दी थी। कर्ण के प्रति द्रौपदी की पहली दृष्टि। जब द्रौपदी ने कर्ण के बारे में पहली बार सुना, तो उन्हें उसके संघर्ष की झलक मिली। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के कारण हर जगह नीचा दिखाया गया, परंतु उसने कभी अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं दी थी। उनके मन में एक अजीब सी श्रद्धा और उलझन उत्पन्न हुई। क्या कर्ण भी उन अन्यायों से लड़ रहा था जिन्हें वे स्वयं अनुभव कर चुकी थीं?
कर्ण का व्यक्तित्व, जो बाहरी रूप से कठोर और निर्भय प्रतीत होता था, परंतु उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। यह दर्द द्रौपदी के दिल को छू गया। उसे लगा जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे से कह रही हों कि हम दोनों की कहानी अलग नहीं है, ये दुनिया के अन्याय के खिलाफ एक साझा आवाज बन सकती है। पहली मुलाकात, चुप्पियों की गूंज। द्रौपदी ने अपने दिल की बेचैनी के साथ कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। ये मुलाकात किसी सामान्य मुलाकात की तरह नहीं थी। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान तो बहुत कम हुआ, परंतु उनकी आंखें सारी बातें कह गईं। एक अनकहा संघर्ष, एक गूढ़ समझदारी और एक साझा पीड़ा का बंधन बन गया। कर्ण ने द्रौपदी की आंखों में झांकते हुए उसे उस समय की पीड़ा और उसकी शक्ति का प्रतिबिंब देखा। द्रौपदी ने बिना शब्द कहे, केवल अपने आंसुओं के माध्यम से ये संदेश दिया कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं तुम्हारे संघर्ष को समझती हूं, हम दोनों की पीड़ा एक है। कर्ण ने भी मौन में उत्तर दिया कि हम दोनों की कहानी उस समाज की कहानी है जिसने हमें वंचित किया, परंतु अब ये समय है जब हम अपने दुखों को ताकत में बदलें। द्रौपदी का मनोबल पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया था। उनके भीतर अब केवल एक भावना गूंज रही थी, न्याय का। हर क्षण, हर सोच में यह स्पष्ट हो गया था कि अब वे केवल अपने व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध नहीं लेंगी, बल्कि पूरे समाज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। उनके मन में अब यह विश्वास जड़ चुका था कि कर्ण जैसे व्यक्तित्व से संवाद करके वे अपने उद्देश्य को साकार कर सकती हैं। कर्ण, जो स्वयं वर्षों से समाज की कटुता का सामना कर रहा था, द्रौपदी के साहस से प्रभावित था। उसने महसूस किया कि यह केवल एक महिला की लड़ाई नहीं थी, यह समाज की बुराइयों से लड़ने की एक महायात्रा थी। द्रौपदी की आत्मा अब भय और संकोच से मुक्त हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि उसका असली संघर्ष अपने परिवार या अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के लिए था जिन्हें समाज ने चुप रहने का आदेश दिया था। यह सोचकर उनके हृदय में एक नई आग जलने लगी थी। आंतरिक द्वंद्व, मन और समाज के बीच। द्रौपदी का मन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वह कर्ण से मिलने का साहस रखती थी, परंतु दूसरी तरफ उसके भीतर यह डर भी था कि क्या समाज उसे समझेगा, क्या पांडव भाई उसे दोषी मानेंगे, क्या वह अपने व्यक्तित्व को खो बैठेगी। हर पल द्रौपदी अपने आप से पूछती, क्या यह सही है, क्या यह निर्णय मेरे सम्मान के अनुकूल है। परंतु हर बार उसकी आत्मा जवाब देती, यह निर्णय तुम्हारा नहीं, समय और न्याय का है। इस संघर्ष ने द्रौपदी को और भी अधिक सशक्त बना दिया। वह यह समझ चुकी थी कि केवल अपने दुख को दबाकर बैठना कोई विकल्प नहीं है। उसे अपनी आवाज को बुलंद करना था, अपने हक के लिए लड़ना था। कर्ण की प्रतिक्रिया, सहानुभूति और आशा। कर्ण, जो इस समय तक अपने आप में व्यस्त था, द्रौपदी की पीड़ा और संघर्ष को सुनकर अनायास ही भावविभोर हो गया। उसने अपनी तलवार नहीं, बल्कि अपने शब्दों से द्रौपदी को समर्थन दिया। उसकी आवाज में गहराई और समझ थी। द्रौपदी, कर्ण ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। यह केवल तुम्हारा संघर्ष नहीं, यह उन सभी का संघर्ष है जिन्हें समाज ने दबाया है। यदि हम एक साथ खड़े हो जाएं, तो यह अन्याय कभी नहीं टिक पाएगा। द्रौपदी ने उसकी बात को आत्मसात किया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। यह मुलाकात केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी, एक नई यात्रा की, जहां न्याय और समानता की मशाल को जलाया जाएगा। अध्याय 11, भविष्य की आशा, नए युग का संकल्प। दोनों का मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का बीज था। द्रौपदी ने कर्ण से प्रण लिया कि वे केवल अपने परिवार या स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की बेइज्जती के खिलाफ आवाज उठाएंगी। उनकी आंखों में एक नई आशा का संचार हुआ। एक ऐसा युग आएगा जहां स्त्रियों को केवल सम्मान मिलेगा, जहां न्याय का शासन होगा। कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की कि वे अपनी तलवार का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करेंगे, न कि व्यक्तिगत द्वेष के लिए। इस प्रकार द्रौपदी और कर्ण का मिलन एक भावनात्मक संघर्ष से न्याय की अनगिनत लड़ाइयों की शुरुआत बन गया। समाज की कठोर सच्चाई, छुपा हुआ पाखंड। द्रौपदी और कर्ण की ये मुलाकात महज दो व्यक्तियों का संवाद नहीं थी, बल्कि एक उस समाज का प्रतिबिंब थी जिसने हमेशा कमजोरों की आवाज दबाई थी। उस युग में स्त्रियों का स्थान केवल परिवार तक सीमित था। उनके अधिकार, उनकी इच्छा, ये सब समाज की कठोर परंपराओं और नियमों में दबी हुई थीं। द्रौपदी ने महसूस किया था कि उसका व्यक्तिगत अपमान केवल एक दृश्य नहीं था,
बल्कि ये गूढ़ संकेत था उस अत्याचार का जिसे वर्षों से समाज ने स्वीकार किया था। जब वो कर्ण से मिली थी तो उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था, क्यों एक वीर पुरुष को भी समाज ने हमेशा नीचा आंका। कर्ण की गहन बातें, उसकी पीड़ा, उसकी चुप्पियां, सब कुछ द्रौपदी के दिल में एक नई हलचल उत्पन्न कर गया था। उन्होंने समझ लिया था कि ये केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का संकट था। इसी कारण से द्रौपदी ने निर्णय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं, समाज की बेइज्जती के खिलाफ खड़ी होंगी। पांडवों की प्रतिक्रिया, प्रेम, विश्वास और भ्रम। जब द्रौपदी ने पांडवों को अपने निर्णय के बारे में बताया तो उनमें मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हुईं। अर्जुन, जो बहन की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी था, एक तरफ गर्व महसूस कर रहा था पर दूसरी तरफ चिंता भी थी। क्या यह सही समय है? यही सवाल उसके मन में बार बार उठता था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाए, अपने धर्म के आधार पर सोचते हुए डगमगाए। उन्होंने सोचा, क्या यह कदम पारंपरिक धर्मशास्त्र के अनुरूप है? क्या यह सही समय है समाज के नियमों को चुनौती देने का? परंतु भीम, जो हमेशा न्याय के पक्षधर थे, ने बिना किसी हिचकिटाहट के द्रौपदी का समर्थन किया। बहन, तुम्हारी आवाज में जो शक्ति है वही समाज को बदल सकती है। हमें तुम्हारे साथ चलना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं के बीच द्रौपदी का मन और भी अधिक दृढ़ हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई अकेली नहीं बल्कि उसके परिवार की सहमति और समर्थन के साथ एक जन आंदोलन बनकर उभरेगी। समाज के खिलाफ पहला कदम, एक अकेली आवाज। द्रौपदी ने अपने घर और समाज की दीवारों को तोड़ते हुए पहला कदम उठाया। उसने न केवल कर्ण से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की बल्कि अपने दुख को समाज के सामने खुलकर रखा। उसके शब्दों में अब वो आक्रोश नहीं था बल्कि एक दृढ़ विश्वास था कि सत्य की हमेशा विजय होती है। मैं आज केवल अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए बोल रही हूं जिन्हें कभी सुना नहीं गया, द्रौपदी ने अपने हृदय की गहराई से कहा। हमारी चुप्पी समाज का अंग बन गई थी, अब इसे तोड़ने का समय आ गया है। कर्ण ने भी द्रौपदी के साहस की सराहना की। उसने वचन दिया कि वे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं अपनी तलवार से नहीं, अपने शब्दों से समाज को बदलने की कोशिश करूंगा। ये समय है न्याय की विजय का। अध्याय 15, मन का परिवर्तन, नए विचारों का उदय। समाज में ये क्रांतिकारी कदम उठाना आसान नहीं था। द्रौपदी की आवाज को अनगिनत विरोध और कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसके भीतर की भावना इतनी प्रबल थी कि हर एक आलोचना उसे और सशक्त बनाती गई। हर दिन, हर पल द्रौपदी अपने विचारों को धार देती गईं। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं केवल अपनी पीड़ा के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ूंगी जिन्हें समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया। कर्ण की मौजूदगी और समर्थन ने द्रौपदी को और भी अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। दोनों की ये मित्रता समाज के पाखंड और अन्याय के खिलाफ एक अमूल्य संदेश बनती गई। समाज में हलचल, पहले विरोध की गूंज। जब द्रौपदी ने अपनी आवाज उठाई तो यह केवल एक महिला की बात नहीं रह गई थी, यह उस पूरे समाज की अनसुली पीड़ा बन गई थी। प्रारंभ में तो हर और केवल विरोध की गूंज ही गूंजती थी। कुलीन वर्ग, पुरोहित और समाज के अन्य संरक्षक, सभी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। स्त्री का स्थान गृहस्थ में है, सभा में नहीं। वह केवल अपने पतियों की पत्नी है, उसके विचारों की कोई अहमियत नहीं। ऐसी बातें हर तरफ गूंजने लगीं, परंतु द्रौपदी ने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसके दिल में केवल एक आवाज गूंज रही थी कि सत्य और न्याय के मार्ग से ही अंधकार को मिटाया जा सकता है। कर्ण का समर्थन उसके लिए एक प्रकाश की तरह था। हर बार जब समाज के शिकंजे ने उसे घेरा, कर्ण की उपस्थिति उसकी ताकत बनकर उभरी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, तू अकेली नहीं है, तेरी आवाज को मैं अपनी आवाज मानता हूं। समाज के अंधकार में उजाले की किरण बनने का यह समय है। यह संकल्प दोनों के मन में और भी प्रबल होता गया। हर दिन, हर संघर्ष ने उनकी इच्छा शक्ति को नया आयाम दिया। आंतरिक पीड़ा का खुलासा, स्वप्न और सच का संगम। रात के सन्नाटे में जब द्रौपदी अपने आप से लड़ती थी, तब उसके मन में यह प्रश्न उठता था, क्या यह निर्णय सही है? क्या मैं समाज के सभी नियमों को तोड़कर गलत कर रही हूं? उसके स्वप्नों में भी कर्ण की परछाई आती थी, जो उसके मन को समझाती थी, द्रौपदी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब तक न्याय का सूरज नहीं उगेगा, अंधकार बना रहेगा। हर आंसू तुम्हें और भी सशक्त बनाएगा। इन स्वप्नों ने द्रौपदी को आत्मविश्वास और साहस दिया। उसने समझ लिया था कि यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत महिलाओं और पुरुषों के लिए थी जिनके संघर्ष को समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया। समाज का बदलता चेहरा, अनपेक्षित सहयोग। समाज की कठोरता के बावजूद धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग भी सामने आने लगे जिन्होंने द्रौपदी के साहस को सराहा। छोटे छोटे व्यापारी, शिक्षित युवा और सामान्य ग्रामवासियों ने उसकी बातों को समझना शुरू किया।
क्यों ना हम भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। यह विचार अब कई दिलों में पलने लगा। कर्ण का प्रभाव भी समाज में धीरे धीरे फैलने लगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी वंचित समझा जाता था, अब न्याय और समानता की मशाल बनकर उभर रहा था। उनकी दोस्ती समाज के अन्याय की दीवारों को हिलाने लगी। द्रौपदी का संघर्ष अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि यह एक जन आंदोलित क्रांति बन चुका था। उसके शब्द, हमारी चुप्पी समाज का अंग नहीं बल्कि हमारी कमजोरी थी, हर जगह गूंजने लगे। कठिनाइयां, सन्नाटे के साथ बढ़ता तूफान। जितना द्रौपदी और कर्ण का साहस बढ़ता गया, उतने ही समाज की कटुता भी बढ़ती गई। उन्हें धमकियां दी जाने लगी, उनके पीछे साजिशें रची जाने लगी, परंतु यह सब उनके विश्वास को कमजोर नहीं कर सका। हर एक चुनौती ने उनके संघर्ष को और भी ज्यादा प्रेरणा दी। द्रौपदी ने अपने मन में यह प्रण लिया, मैं कभी भी अपने उद्देश्य से नहीं हटूंगी। यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें समाज ने अनदेखा किया है। कर्ण ने भी अपनी तलवार के साथ नहीं, बल्कि अपने शब्दों से समाज की उन पाखंडों को उजागर करना शुरू किया जिन्हें वर्षों से छुपा कर रखा गया था। एक अनजानी विजय का आरंभ। धीरे धीरे द्रौपदी और कर्ण की यह अनोखी दोस्ती और संघर्ष समाज में क्रांति की चिंगारी बन गई। उनके कदम अब एक नए युग की ओर बढ़ रहे थे, जहां हर महिला अपने अधिकार के लिए बोल सकेगी और हर पुरुष समाज के अन्याय को बेनकाब करेगा। उनकी यह यात्रा संघर्ष की नहीं, अपितु आशा की कहानी बन गई थी, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकेगा। द्रौपदी ने अपने मन में गूढ़ विश्वास बैठा लिया था कि सत्य की शक्ति हमेशा विजयी होगी। न्याय की अनकही विजय, कहानी का समापन। द्रौपदी और कर्ण की यह यात्रा केवल एक संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। समाज के पाखंड, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ यह साहसिक कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन गया। अंततः उनकी आवाज ने समाज की कठोर दीवारों को धीरे धीरे तोड़ दिया। न केवल पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई थी, बल्कि उस समाज की भी लड़ाई थी जिसने स्त्रियों और वंचितों की आवाज को दबाया था। द्रौपदी ने न केवल अपने हक की लड़ाई जीती, बल्कि उन सभी के हक की लड़ाई को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। कर्ण ने भी साबित कर दिया कि सत्य और न्याय केवल युद्धभूमि में तलवार से नहीं, बल्कि शब्दों और आत्मा की गहराई से जीते जाते हैं। उनका और द्रौपदी का यह मिलन एक अमूल्य संदेश बन गया। जब हृदय की गहराई से न्याय की पुकार उठती है, तो सारा अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। द्रौपदी ने अंत में कहा, मैं केवल एक महिला नहीं, मैं हर उस व्यक्ति की आवाज हूं जिसे कभी सुना नहीं गया। हमारा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्ण ने उत्तर दिया, हमारी यह छोटी सी क्रांति एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। सत्य और न्याय की यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी।